यूरिनरी ब्लैडर। अब जो यूरिनरी ब्लैडर है ये ऐसा पेल्विक विसरा है जो सबसे आगे पड़ा होता है। सो इट इज़ द मोस्ट एंटीरियर पेल्विक विसरा। जब ये खाली होता है तो ये पेल्विक कैविटी के अंदर होता है, जब ये फुल होता है तो ये राइज होकर एब्डोमेन के अंदर आ जाता है। तो अगर ब्लैडर की बात करें तो खाली एम्प्टी ब्लैडर जो होता है वो 3 साइडेड पिरामिड की टाइप का होता है, और इसका जो एपिक्स होती है वो डाउनवर्ड होती है। बेस जो होती है इसकी पोस्टीरियरली होती है। जो चीज़ स्वेल करती है वो इसकी सुपीरियर सरफेस होती है। तो अगर डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसकी एक एपेक्स है, एक बेस है, एक सुपीरियर सरफेस है, दो इंफीरियर लैटरल सरफेसेस हैं यानी कि लेफ़्ट और राइट साइड वाली। एपेक्स जो ब्लैडर की है वो डाउनवर्ड होती है और जो प्यूबिक सिम्फिसिस है वहाँ तक जाती है। अब प्यूबिक सिम्फिसिस के पास एक लिगामेंट होता है जिसे कहते हैं मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। ये आता कहाँ से है? ये रेमनेंट होता है यूरेकस का। जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है तो यहाँ पर यूरेकस बनता है, और बाद में जैसे पर्सन ग्रो कर जाता है तो वो इस लिगामेंट के अंदर चेंज हो जाता है। सो एपेक्स ऑफ द ब्लैडर जहाँ पर प्यूबिक सिम्फिसिस है वहाँ पर मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट होता है, और ये कंटिन्यू करता है, ऊपर की तरफ चलता जाता है, और जहाँ अम्बलाइकस होती है, तुन्नी होती है, उसके पास ये आ जाता है। सो तुन्नी से लेकर जो जो प्यूबिक सिम्फिसिस है इसके बीच में लिगामेंट होता है, दिस इज़ कॉल्ड मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। इसके बाद अब बेस ऑफ ब्लैडर की बात करें तो ये पोस्टीरियरली होती है, लाइक ये कमर की तरफ करके होती है पोस्टीरियरली और थोड़ी सी इन्फीरियरली। अब इस बेस में क्या होता है, दो यूरिटर आते हैं और एक यूरिथ्रा निकलता है। यूरिटर कहाँ पे एंटर होते हैं? अपर कॉर्नर ऑफ द बेस पर। और यूरिथ्रा कहाँ से निकलता है? इन्फीरियरली फ्रॉम द लोअर कॉर्नर ऑफ बेस। सो अगर इसके 3 कॉर्नर है, दो यूरिटर के और एक यूरिथ्रा के, तो इसका मतलब जो बेस है ब्लैडर की दैट इज़ गोइंग टू बी ट्राइंगल। अब अगर इस बेस को डिटेल में स्टडी करें और ब्लैडर की अंदर वाली साइड देखें तो सारे ब्लैडर के अंदर म्यूकोजल लाइनिंग है, ठीक है, इस तरह रफ सी सरफेस है, लेकिन एक ट्रायंगुलर एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है। उस ट्रायंगुलर एरिया को कहते हैं दैट इज़ ट्राइगोन। इसी दो यूरिटर और एक यूरिथ्रा के बीच में इस तरह ट्रायंगल बनता है और ये जगह जो होती है स्मूथ होती है, दिस इज़ ट्राइगोन। तो अभी तक एपिक्स होगी, बेस होगी, इन्फीरियर लैटरल सर्फेसेस, ये लेफ़्ट और राइट साइड वाली जो सर्फेसेस हैं उसकी बात हो रही है। तो ये कहाँ पे होती हैं? ये लिवेटर एनाई मसल और ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल के बीच में होती हैं। इसके बाद सुपीरियर सरफेस की बात करें तो सुपीरियर सरफेस वैसे तो फ्लैट होती है, जैसे जैसे ब्लैडर के अंदर यूरिन भरती जाती है ये जो सुपीरियर सरफेस है ये बलून की तरह स्वेल होती जाती है। इसके बाद नेक ऑफ ब्लैडर की बात करें तो ये वो जगह है जहाँ से यूरिथ्रा निकलता है, नीचे जाकर ब्लैडर पिंच हो जाता है और इसमें से यूरिथ्रा निकलता है, दिस इज़ नेक ऑफ ब्लैडर। अब जो नेक है ब्लैडर का, दिस इज़ मोस्ट इंफीरियर पार्ट एंड मोस्ट फिक्स पार्ट। यहाँ पर फाइब्रोमस्कुलर बैंड्स होते हैं और वो इसको अच्छी तरह खींच कर कस के जकड़ के रखते हैं। अब अगर थोड़ा और डिटेल में देखें कि ये फाइब्रोमस्कुलर बैंड्स किसको किसके साथ पकड़ते हैं, ये ब्लैडर की नेक को पकड़ के रखते हैं प्यूबिक बोन के साथ। अब वुमेन के अंदर इन्हीं फाइब्रोमस्कुलर बैंड्स को कहते हैं प्यूबोवेजाइकल लिगामेंट, और मेन के अंदर इन्हीं फाइब्रोमस्कुलर बैंड्स को कहते हैं प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट्स, क्योंकि मेल के अंदर प्रोस्टैट होता है और ये बैंड जो होता है प्रोस्टेट के कैप्सूल के साथ बैंड कर जाता है। सो वुमेन में हमने इसे कहा दिस इज़ प्यूबोवेजाइकल लिगामेंट। अब होता क्या है कि यही प्यूबोवेजाइकल लिगामेंट पेरिनियल मेम्ब्रेन के साथ मिलता है, इसके अलावा लिवेटर एनाई मसल्स के साथ मिलता है, प्यूबिक बोन्स के साथ मिलता है और ब्लैडर को अच्छी तरह पकड़कर सपोर्ट करके रखता है। मेल्स में फाइब्रोमस्कुलर बैंड्स को कहेंगे प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट, क्योंकि ये ब्लेंड कर जाएगा प्रोस्टैट के फाइब्रस कैप्सूल के साथ और इस तरह जो नेक ऑफ ब्लैडर है उसको अच्छी तरह पकड़ कर रखेगा। इसके बाद ब्लैडर की बात करें, वैसे तो ब्लैडर जो है वो पैल्विक ऑर्गन है एडल्ट्स के अंदर, लेकिन छोटे बच्चों के अंदर ये थोड़ा हाई होता है और जो और छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये एब्डोमिनल है। सो जैसे जैसे एज ग्रो करती जाती है ब्लैडर जो है वो नीचे आता जाता है। सो जैसे ही बंदा एडल्ट हो जाता है तो ये पैल्विक कैविटी में आ जाता है। सो सिंपल वर्ड्स में छोटे बच्चों में एब्डोमिनल होता है और एडल्ट्स के अंदर ब्लैडर जो है वो पैल्विक कैविटी में होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूरिनरी रिटेंशन का। इसका मतलब यूरिन रिटेन हो गया है, देयर इज़ इनएबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एनूरिया से। एनूरिया में यूरिन बनती ही नहीं है, और एनूरिया तब लेबल करते हैं जब 50 मिलीलीटर पर और का रेट हो यूरिन फॉर्मेशन का। सो एनूरिया में क्योंकि यूरिन ही नहीं बन रही, जब यूरिन नहीं बन रही तो ब्लैडर में नहीं स्टोर हो रही, ब्लैडर में नहीं स्टोर हो रही तो ब्लैडर जो है हमारा वो फूलेगा नहीं, स्वेल नहीं करेगा। सो इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं एनूरिया के साथ? यूरिनरी रिटेंशन में ब्लैडर जो होगा पैल्पेबल होगा, एनूरिया में ब्लैडर पैल्पेबल नहीं होगा। टाइप्स क्या है यूरिनरी रिटेंशन की? एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन में पेन होगी, क्रॉनिक में पेन नहीं होगी। अब एक्यूट रिटेंशन क्यों हो सकती है? वेल मेल्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन,
प्रोस्टेट की वजह से BPH या प्रोस्टेट कार्सिनोमा, यूरिथ्रा में स्ट्रक्चर हो सकता है या फाइमोसिस हो सकती है। अब ये फाइमोसिस क्या है? वेल, जितने भी अनसर्कमस्क्राइब्ड एडल्ट्स होते हैं, ऐसे एडल्ट्स जिनके कभी ख़तरे ही नहीं होते, तो उनकी जो प्रीप्यूस या जो फोर स्किन होती है वो आगे की तरफ आ जाती है और वो पीछे रिट्रैक्ट नहीं हो सकती। फिर वो क्या करती है? ग्लास को कवर करती है, विच इज़ द हेड ऑफ पीनस, और उसके साथ साथ जो यूरिथ्रल ओपनिंग है उसको भी कवर करती है और इस तरह ब्लॉक कर जाती है। सो इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द फोर स्किन और प्रीप्यूस, दिस इज़ कॉल्ड फाइमोसिस। फीमेल्स के अंदर क्या हो सकता है? वेल, यूट्राइन प्रोलैप्स हो सकता है जिसकी वजह से एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन हो जाए। इसी तरह ब्लैडर नेक की स्टीनोसिस हो सकती है, सिस्टोसील हो सकता है। अब ये सिस्टोसील क्या है? वेल, फीमेल्स जब डिफरेंट प्रेगनेंसी में जाती हैं या लेटर एजेस में जाती हैं तो उनके सपोर्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो वीक हो जाते हैं, वजाइनल वॉल वीक हो जाती है और ब्लैडर जो है और वजाइनल वॉल जो है वो गिर जाती है फाइनली वजाइनल कैनाल के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड सिस्टोसील। सो इस केस में भी एक्यूट रिटेंशन हो सकती है। फिर कुछ और कॉजेज़ है जिसमें एक्यूट रिटेंशन दोनों में होंगी। फॉर एग्जांपल, हिमाचूरिया था, क्लॉट रह गया, ठीक है, और उसने सारे ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी करा दी, एक्यूट रिटेंशन होगी। इसी तरह स्टोन था, ब्लैडर में था या यूरेथ्रा में था, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी होगी। यूरेथ्रा को इंजरी हुई है, उसके बाद स्ट्रक्चर बन गया है, तो ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में। न्यूरोजेनिक, अब जो स्पाइनल सेगमेंट होता है, स्पाइन में जो सैक्रम वाला एरिया होता है वहाँ पर कंट्रोल सेंटर होता है मिक्चुएशन का। जब उस सेगमेंट को कोई डैमेज होगी तो उसकी वजह से न्यूरोजेनिक रिटेंशन हो जाएगी यूरिन की। इसके अलावा फीकल इम्पैक्शन हो सकती है, फीकल कंप्रेस कर रहा है और एक्यूट रिटेंशन हो रही है, या कोई पास सर्जरी थी, फॉर एग्जांपल हेमोरॉइड कराई है या हर्नियोराफे वगैरह कराया है, तो उसके बाद भी एक्यूट रिटेंशन हो सकती है। स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है तो उसने अगेन क्या किया है? स्पाइनल का जितना वो सैक्रल एरिया था उसको ब्लॉक कर दिया और यूरिन रिटेंशन हो गई है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? वेल, यूरिन नहीं आएगी काफ़ी घंटों से, फेलियर टू पास यूरिन फॉर सेवरल आवर्स, पेन होगी। इसी तरह ब्लैडर जो है वो पैल्पेबल भी है और टेंडर भी है। जब ब्लैडर के ऊपर परकस करेंगे तो उसके अंदर पानी होगा और परकशन डल होगी। इसके अलावा मैनेजमेंट की बात करें, अब किसी बंदे को एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन है तो किस तरह मैनेज करेंगे? वेल, सबसे पहले ट्राई करेंगे कि उसको फोली कैथेटर पास कर दें। साइज़ क्या होता है? 14 या 16 फ्रेंच की जो होती है नॉर्मली फोली पास करते हैं आफ्टर एडिकेट लुब्रिकेशन और स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर। कैथेट्राइज हो गया तो ठीक है, कैथेट्राइज नहीं होगा तो सुप्राप्यूबिक सिस्टोटमी करेंगे। सिस्टोटमी मींस ब्लैडर के अंदर होल करेंगे एंड सुप्राप्यूबिक मींस ये जो प्यूबिक बोन है इसके ऊपर। सो 2 फिंगर्स अबव द प्यूबिक सिम्फिसिस हम क्या करेंगे? फोली जो है वो घुसेड़ देंगे स्किन के थ्रू, होती होती वो ब्लैडर के अंदर चल जाएगी, ठीक है। इस तरह ब्लैडर के अंदर ले जाएंगे और फिर जहाँ पे जितनी यूरिन है वो इसके थ्रू जो है बाहर आ जाएगी। अब ये किस तरह परफॉर्म करेंगे? वेल, सबसे पहले हम एक सिरिंज लेंगे और 2 फिंगर्स अबव प्यूबिक सिम्फिसिस उस सिरिंज को अंदर घुसोड़ देंगे। फिर थोड़ी सी यूरिन एस्पायर करेंगे, कंफर्म करेंगे कि ये सिरिंज जो है ये सच में ब्लैडर में गई है कि नहीं। अगर तो उसमें से यूरिन आ रही है तो इसका मतलब कि हम सही ब्लैडर के अंदर पहुंच गए। फिर इस सिरिंज के ने जो ट्रैक बनाया था वहाँ पर ज़ाइलोकेन भर देंगे। ज़ाइलोकेन क्या है? एनेस्थीसिया। फिर क्या करेंगे? ट्रोकार लेंगे और इसी जगह से स्किन के अंदर से घुसेड़ देंगे। स्किन पियर्स करेगा, रेक्टस शीट पियर्स करेगा, ब्लैडर पियर्स करेगा और फाइनली ये ब्लैडर के अंदर टोकार जो है वो घुस जाएगा। जैसे ही ये ब्लैडर को पंचर करेगा सारी यूरिन जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। फिर हम टोकार को निकाल कर इसकी जगह फोली ठोस देंगे। फोली ठूंसने के बाद फोली का बलून जो है वो फुला देंगे ताकि फोली अटक जाए, बाहर ना आए। किस तरह फुलाएंगे? डिस्टिल वाटर से फुला सकते हैं और शीट जो है उसको पील अवे कर देंगे। फिर इस फोली के साथ जो ड्रेनेज बैग है वो अटैच कर देंगे ताकि सारी यूरिन इसमें इकट्ठी हो और जितनी यूरिन निकली है इस बैग के अंदर उसका वॉल्यूम जो है नोट कर लेंगे। तो इससे कहते हैं दिस इज सुप्राप्यूबिक सिस्टोटमी। क्रॉनिक रिटेंशन की बात करें तो ये पेनलेस होती है और इसमें होता क्या है कि टाइम के साथ साथ इंट्रावेसाइकल प्रेशर इतना ज़्यादा टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है ब्लैडर के अंदर का प्रेशर के ग्रेजुअली ब्लैडर जो है वो स्ट्रेच होता जाता है और ब्लैडर अडेप्ट करता जाता है और ट्रैबिकुलेशंस हो जाती हैं ब्लैडर में। और इसके अलावा जो अपर यूरिनरी ट्रैक है उसकी डायलिटेशन हो जाती है। अपर यूरिनरी ट्रैक में क्या आ सकता है? किडनीज और यूरिटर। सो देखने में क्या मिलेगा? हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरिटर। अब क्योंकि हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई है तो उसके बाद पेशेंट जो है वो CKD में चला जाएगा बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। तो ट्रीटमेंट इसी क्या है? अगेन कैथेटर यूज़ करेंगे, फोली पास करेंगे और इसमें जो रिस्क है वो हिमाचूरिया का बहुत है और डाययूरेसिस का बहुत है क्योंकि क्रॉनिक रिटेंशन रही है। सो पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डाययूरेसिस बहुत ज़्यादा होगी। इसमें पेशेंट को हम जनरली एडमिट करते हैं। उसके अलावा अगर बात करें एक्जिस्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर जिसे एक्टोपिया वेजिकाए कहते हैं, कंजेनिटल एब्सेंस है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की। सो जब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल नज़र ही नहीं आएगा तो आगे पीछे क्या पड़ा होगा? ब्लैडर। फिर उस ब्लैडर की भी एंटीरियर वॉल जो है वो नहीं नज़र आएगी। सो
क्या नज़र आएगा, सिर्फ पोस्टीरियर वॉल ब्लैडर की डायरेक्टली नज़र आ रही होगी। सो हम कह सकते हैं दिस इज़ एब्सेंस ऑफ एंटीरियर ब्लैडर वॉल एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। सो जब पोस्टीरियर वॉल नज़र आ रही होगी, उसके अलावा और क्या नज़र आएगा, यूरिन जो होगी ना वो कॉन्स्टेंटली ड्रिप कर रही होगी स्किन के ऊपर, और बाकी इसके साथ कुछ और एसोसिएटेड एनॉमलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा मेल है तो उसके अंदर ब्रॉड एंड शॉर्ट पीनस, उस्ताद जी जो होंगे वो बड़े शॉर्ट होंगे और मोटू से होंगे। फीमेल्स जो होंगी उनके अंदर बाइफिड क्लिटोरिस हो सकता है। एपिस्पाडियास जिसमें सुराख जो होता है वो डोरसम ऑफ द पीनस के ऊपर होता है, यानी यूरिथ्रल ओपनिंग नॉर्मली डोरसम ऑफ द पीनस पे होती है, दिस इज़ कॉल्ड एपिस्पेडियास। उसके अलावा प्यूबिक सिम्फिसिस की डायस्टिसिस होती है, यानी सेपरेटेड होती हैं, दोनों प्यूबिक सिम्फिसिस आपस में ज्वाइन नहीं कर रहे होते, और साथ इंगुइनल हर्निया हो सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, वेल डिफरेंट फेजेस पे करेंगे। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होगा तो वो ऐसे ही होगा, उसकी पोस्टीरियर वॉल सिर्फ ब्लैडर की नज़र आ रही होगी, यूरिन ड्रिप कर रही होगी, ना इंटीरियर वॉल होगी एब्डोमेन की, ना इंटीरियर वॉल होगी ब्लैडर की। सो हमने जल्दी से प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक फिल्म लेनी है और ब्लैडर के डिफेक्ट को कवर कर देना है। फिर साथ क्या करेंगे, पेल्विक ऑस्टियोटमी करेंगे और ब्लैडर को क्लोज़ करेंगे, एब्डोमेन को क्लोज़ करेंगे। फिर उसको घर भेज देंगे, फिर उसको कहेंगे साल बाद आना, साल बाद उसका एपिस्पेडियास जो है वो रिपेयर करेंगे, फिर घर भेज देंगे। फिर 5 साल की उम्र पे जब वो आएगा तो ब्लैडर को रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे और एंटी रिफ्लक्स सर्जरी करेंगे, जिसे हम कहेंगे यूरिटेरिक री इम्प्लांटेशन। उसका यूरिटर जो है वो नॉर्मल एनाटमिकल जगह के ऊपर इम्प्लांट करेंगे। इसके बाद बात करें अगर इंट्रा पेरिटोनियल रप्चर की, अब ये जो ब्लैडर है इसका ऊपर वाला पोर्शन है वो पेरिटोनियम के अंदर होता है, दैट इज़ इंट्रा पेरिटोनियल, और जो नीचे वाला साइड है वो वहाँ पर पेरिटोनियम नहीं आ रही होती, दैट इज़ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। तो अगर इंट्रा पेरिटोनियल रप्चर की बात करें तो जब भी कोई इंजरी हुई, फुल ब्लोन इंजरी हुई, ऐसे पेशेंट को जिसका ब्लैडर डिस्टेंडेड था, क्योंकि डिस्टेंडेड ब्लैडर ही ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर पेरिटोनियम है, तो इस केस में पेशेंट को पेन होगी हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में, सुप्रा प्यूबिक रीजन में, और पेशेंट विल हैव नो डिज़ायर टू मिक्चुएट, क्योंकि ब्लैडर जो है वो रप्चर कर गया, यूरिन जो है वो ऑलरेडी निकल गई है और यूरिन पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ गया। अब ब्लैडर बाहर ही नहीं रहा तो ब्लैडर पैल्पेबल होगा, यूरिन सारी जो है पेरिटोनियल कैविटी में जा रही है तो पेट फूल जाएगा, एसाइटिस वाले साइन आने, शिफ्टिंग डालनेस होगी, फ्लूइड थ्रिल होगा और आइलियस होगा। इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड करेंगे, रिट्रोग्रेड सिस्टोग्राफी करेंगे। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, वेल सबसे पहले पेशेंट को रिससिटेट करेंगे, ज़ाहिर है उसको फुल ब्लो इंजरी हुई पड़ी है, पहले उसको ठीक करेंगे, ATLS ABCDE। फिर क्या करेंगे, लेप्रोटमी, उसका पेट खोल लेंगे, लो मिड लाइन लेप्रोटमी रिपेयर करेंगे, रिपेयर परफोरेटेड एरिया को करेंगे और साथ फोली पास कर देंगे। दिस इज़ इंट्रा पेरिटोनियल रप्चर। अगर बात करें एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर की तो ये पैल्विक फ्रैक्चर की वजह से होगा। अब इसमें जो भी फ्रैक्चर होगा ब्लैडर को नीचे से फ्रैक्चर होगा, नीचे वाली साइड से, क्योंकि पेरिटोनियम सिर्फ ऊपर ऊपर होती है। तो दिस इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर, पैल्विक फ्रैक्चर की वजह से होगा, और यूरिन इसके अंदर रीट्रोप्यूबिक स्पेस के अंदर इकट्ठी हो जाएगी। परफोरेशन को मैनेज करेंगे फोली डालकर, 7 से 10 दिन के लिए फोली डालकर रखेंगे, और अगर लार्ज डिफेक्ट है तो रिपेयर करेंगे। अब डिफरेंस क्या है, इंट्रा पेरिटोनियल में जब डिस्टेंडेड ब्लैडर के साथ इंजरी होगी तब होगा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियम में क्या होगा, पेल्विक फ्रैक्चर होगा। इंट्रा पेरिटोनियल में जितनी भी सारी यूरिन है वो पेरिटोनियल कैविटी में जाएगी, साइटिस बनेगी। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में क्या होगा, रीट्रोप्यूबिक स्पेस के अंदर यूरिन जो है इकट्ठी हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करें ब्लैडर स्टोन्स की तो ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सीधी बात है, प्राइमरी जो होंगे स्टीराइल होंगे, सेकेंडरी जो होंगे वो इन्फेक्टिव होंगे। सो अगर प्राइमरी की बात करें, ये वो स्टीराइल स्टोन्स हैं जो कि स्टीराइल यूरिन के अंदर या तो ब्लैडर में ही बने या फिर किडनी से आए हैं और ब्लैडर में आकर इम्पैक्ट हो गए। सेकेंडरी ब्लैडर स्टोन्स की बात करें तो ये वो हैं जो कि ब्लैडर के अंदर बने हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन या फिर ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, वेल जब ब्लैडर में स्टोन होगा, ब्लैडर बार बार इरिटेट होगा तो मिक्चुएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, पेशेंट को बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, और जो पेन होगी वो मिक्चुएशन के एंड पे होगी। इसके अलावा पेन जो है वो रेफर होगी एट द टिप ऑफ पीनस और लेबिया, और ये जो रेफर्ड पेन होती है एट द टिप ऑफ पीनस, ये एक और चीज़ में भी देखी जाती है, जब स्टोन यूरिटर के इंट्राम्यूरल पोर्शन के अंदर इम्पैक्ट हो जाता है, अटक जाता है, तो उस केस में भी पेन जो होती है वो टिप ऑफ पीनस पे जाती है। सो अगर पेन टिप ऑफ पीनस पे जा रही है तो उसके अभी तक दो डिफरेंशियल्स पढ़े, एक ब्लैडर स्टोन और दूसरा स्टोन इन द इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ यूरिटर। उसके अलावा अगर कोई यंग बॉय है, कोई छोटा बच्चा है, वो जब करने बैठता है सुसु, उसके बाद वो क्या करता है जी, खुरकता है, गरीब को खींचता है, इधर उधर मरोड़ता है, तो उसका मतलब कि उसमें भी ब्लैडर स्टोन्स हैं, क्योंकि गरीब हमेशा से ही पिसता हुआ आया है। उसके अलावा पेशेंट कंप्लेन कर सकता है हीमाचूरिया की, या फिर यूरिन रिटेंशन भी हो सकती है।
और अगर डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें एक्सरे कराएंगे, किडनी यूरेटर ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड कराएंगे और सिस्टोस्कोपी करेंगे। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में सिस्टोलिथोलोपैक्सी कर सकते हैं और इसके अलावा विजाइकोलिथोटमी भी कर सकते हैं। सो अगर सबसे पहले देखें ये सिस्टोलिथोलोपैक्सी क्या चीज़ भला है। सिस्टो मीन ब्लैडर, लिथो मीन स्टोन, लपैक्सी मीन इसको क्रश करना और निकाल लेना। तो इस टेक्निक में हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। पहली चीज़ लिथोट्राइट, दूसरी चीज़ एलिक इवैक्यूएटर। इवैक्यूएटर का तो मतलब है कि ये स्टोन लेके आएगा। अब ये लिथोट्राइट क्या है, दिस इज़ अ स्टोन क्रशर। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले लिथोट्राइट लेंगे विच इज़ अ स्टोन क्रशर। इसको हम पीपी में से गुजारेंगे, पीपी में से होता होता ये यूरिथ्रा में से जाएगा, यूरिथ्रा में से होता होता ये फाइनली ब्लैडर के अंदर चल जाएगा जहाँ पर स्टोन पड़े होंगे। सो लिथोट्राइट को हमने फाइनली ब्लैडर के अंदर भेज दिया। फिर क्या होगा कि यहाँ पर स्टोन विजुलाइज करेंगे। इस लिथोट्राइट के जॉज के अंदर स्टोन को हम कैच कर लेंगे और उसको पीसेस के अंदर क्रश कर देंगे। अब वो स्टोन के पीसेस हैं। फिर क्या करेंगे, दूसरी साइड से एलिक इवैक्यूएटर भेजेंगे जो इसको इवैक्यूएट करेगा, निकाल लेगा। सो इस तरह लिथोट्राइट से हमने स्टोन को क्रश किया और एलिक्स इवैक्यूएटर से स्टोन को निकाल दिया। अब इसकी कुछ कंट्राइंडिकेशन है। जिस पेशेंट के अंदर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होगा हम इसको नहीं भेज सकते क्योंकि जगह हमारा जो मेन पाथवे है वो ही बंद है, स्टीनोस्ड है। इसके अलावा स्टोन बहुत लार्ज है, 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, जिसको हम पकड़ नहीं सकते एलिक्स इवैक्यूएटर से या फिर लिथोट्राइट से। लिथोट्राइट के जॉ में नहीं आएगा। सो इस केस में भी कंट्राइंडिकेशन है। इसके अलावा विजाइको लिथोटमी कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये ओपन सर्जिकल है। विजाइको मीन ब्लैडर, वेजिकल ब्लैडर, लिथोटमी यानी ओपन कर देना। सो इट इज़ अ ओपन सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन, लिथो मीन स्टोन। सो इसको यूज़ करेंगे लार्ज हार्ड स्टोन्स के लिए जब हमारे पास एंडोस्कोपिक लिथोलोपैक्सी ना हो सके। स्टेप्स इसके क्या हैं, सबसे पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है। स्पाइनल देंगे तो उसको सिर्फ टांगे जो है सुन्न हो जाएंगी, जीए देंगे, जनरल देंगे तो पूरा पूरा बेहोश हो जाएगा। फिर फैंसिल इंसिजन देंगे। ये कहाँ होता है, प्यूबिक सिम्फिसिस के ऊपर 3 सेंटीमीटर ट्रांसवर्स इंसिजन होता है, दिस इज़ फैन स्टील इंसिजन। फिर इंसिजन देने के बाद स्किन को इंसाइज करेंगे, सबक्यूटेनियस फैट को, फेशिया को, नीचे रेक्टस मसल्स हैं उन्हें इंसाइज करेंगे और इसी तरह आगे चलते चलते हम कहाँ तक पहुँचेंगे, पेरिटोनियम तक। फिर पेरिटोनियम को ऊपर की तरफ धक्का देंगे, अपना रास्ता क्लियर करेंगे तो नीचे ब्लैडर पड़ा होगा। हमें कैसे पता चलेगा ब्लैडर है, इसके ऊपर ब्लूइश वेन्स होंगी और कंफर्म करने के लिए हम इसमें से सिरिंज डालकर यूरिन एस्पायर कर लेंगे। अगर तो एस्पायर होगी तो कंफर्म होगी कि ये ब्लैडर ही है। ब्लैडर को खोलेंगे विद द हेल्प ऑफ डायथर्मी। ट्रांसवर्सली भी खोल सकते हैं, वर्टिकली भी खोल सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी चॉइस पर। और फिर उसमें से स्टोन को निकाल लेंगे। फिर जो ब्लैडर खोला है उसको बंद भी करना है। सो डबल लेयर में उसको बंद करेंगे और सुब्रा प्यूबिक सिस्टोटमी करेंगे। वो उसी तरह जिस तरह हमने पहले की थी कि नीडल घुसेड़ी थी, जाइलोगेन घुसेड़ा था, फिर उसके अंदर ट्रोकार घुसेड़ा था, फिर वहाँ से फोली डाल दी थी, तो सुब्रा प्यूबिक सिस्टोटमी की थी। फिर इसके बाद रिट्रोप्यूबिक ड्रेन डालेंगे ताकि सारी ड्रेनेज होती रहे और रेक्टाई को बंद कर देंगे। रेक्टस शीट को भी बंद कर देंगे, स्किन को भी बंद कर देंगे और स्किन को स्टेपल्स या सबक्यूटिकुलर स्टिचेस के थ्रू बंद करेंगे। इसके बाद अगर बात करें यूरिनरी ब्लैडर फिस्टूला की, तो फिस्टूला क्या होता है, नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स। सो ब्लैडर जो है स्किन के साथ, विजाइना के साथ या कोलॉन के साथ फिस्टूला बना सकता है। सो इस केस में हम कहेंगे विजाइकोक्यूटेनियस फिस्टूला, विजाइको विजाइनल फिस्टूला या फिर कोलोविजाइकल फिस्टूला। अब कॉजेज़ क्या क्या हैं, अगर बात करें विजाइकोक्यूटेनियस फिस्टूला ब्लैडर की स्किन के साथ, एक्टोपिक हो सकता है, वैसे क्या है ब्लैडर कहीं और बन गया। उसके अलावा परफोरेशन हो सकती है, वूंड ऑफ लोअर एब्डोमेन की, सर्जरी हो सकती है, फॉर एग्जांपल विजाइकोलिथोटमी के बाद ये फिस्टूला बन सकता है। नेक्स्ट आता है विजाइको विजाइनल फिस्टूला। ये क्यों हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से फिस्टूला बन जाए विजाइना और ब्लैडर के बीच में। आयाट्रोजेनिक इंजरी हो, हिस्टेक्टमी कर रहे हो तो हमने फिस्टूला बना दी हो, रेडिएशन दी हो तो फिस्टूला बन जाए बिटवीन वजाइना एंड ब्लैडर, या फिर कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स हो जो इन्फिल्ट्रेट कर जाए ब्लैडर को, तो इस केस में भी फिस्टूला बन सकता है। फिर आता है कोलोविजाइकल फिस्टूला बिटवीन कोलॉन एंड गाल ब्लैडर। ये किस वजह से हो सकता है, कार्सिनोमा ऑफ कोलॉन हो गया, रेक्टल इंजरीज हो गई हैं, क्रोहन्स डिजीज़ है, क्रोहन्स डिजीज़ में भी ये बन सकता है। उसके अलावा कंजेनिटल हो सकता है एंड दिस इज़ हाई वैरायटी ऑफ इम्परफोरेट एनस। इसके अलावा अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, हमें कैसे पता चलेगा कि यूरिनरी ब्लैडर फिस्टूला है। अगर तो फिस्टूला स्किन के साथ हुआ, विजाइकोक्यूटेनियस हुआ, तो उसमें यूरिन जो है स्किन में से बाहर आएगी, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में से आ सकती है और स्किन की एक्सकोरिएशन होगी, वहाँ से स्किन उधड़ेगी और अजीब सी हो जाएगी। इसके बाद अगर विजाइको वजाइनल फिस्टूला हुआ तो इसमें जितनी यूरिन है वो वजाइना में से आएगी। और अगर कोलो वजाइकल फिस्टूला होगा, कोलॉन के अंदर क्या होता है, एयर होती है और फीसिस होती है, और ब्लैडर के अंदर क्या होती है, यूरिन होती है। तो ब्लैडर की यूरिन
कोलॉन में चल जाएगी और कोलॉन के एयर और फीसेस जो हैं वो ब्लैडर में चल जाएंगे। सो इसमें क्या हो सकता है, फिकलूरिया हो सकता है, यूरिन के साथ फीकस आ जाए, या फिर एरो यूरिया हो सकता है, यूरिन के साथ एयर आ जाए, या फिर एनस में से क्या आएगा, यूरिन आएगी। इन्वेस्टिगेशन किस तरह कराएंगे, वेजाइको वेजाइनल फिस्टूला जो डायग्नोज करेंगे वो स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे होगे, वजाइना खोल के उसकी एग्जामिनेशन करेंगे या फिर स्वैब टेस्ट करेंगे। अब स्वैब टेस्ट में क्या होगा कि मिथाइलिन ब्लू लेंगे, ब्लैडर के अंदर इंजेक्ट करेंगे और स्वैब को वजाइना के अंदर रख देंगे। अब अगर फिस्टूला हुआ तो यही मिथाइलिन ब्लू ब्लैडर से होता होता वजाइना से बाहर आएगा, और वजाइना में हमने क्या रखा हुआ है, स्वैब। सो इस स्वैब को जो है वो कलर कर देगा, स्वैब ब्लू कलर का हो जाएगा, इसका मतलब कि वजाइको वजाइनल फिस्टूला है। और अगर कोलोवजाइकल फिस्टूला को डायग्नोज करना हो तो सिस्टोस्कोपी, बैरियम एनीमा कर सकते हैं या प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, वजाइको वजाइनल फिस्टूला अगर हाई है तो हम एब्डोमिनल अप्रोच भी कर सकते हैं या फिर वजाइनल अप्रोच करके रिपेयर कर देंगे, और अगर वजाइको वजाइनल फिस्टूला लो है तो सिंपली हम वजाइनल अप्रोच के थ्रू रिपेयर करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें कोलोवजाइकल फिस्टूला की बिटवीन द कोलॉन एंड ब्लैडर, तो इसमें लेप्रोटमी करेंगे, पेट खोल देंगे और जो फिस्टुलस कम्युनिकेशन है उसको डिटैच करेंगे, यानी ब्लैडर को सेपरेट करेंगे, कोलॉन को सेपरेट करेंगे, ब्लैडर को अलहदा रिपेयर करेंगे, कोलॉन को अलहदा रिपेयर करेंगे, और इन दोनों के बीच में ओमेंटम ठूंस देंगे, ओमेंटल इंटरपोजिशन एंड कवरिंग कोलोस्टमी। इसके अलावा अगर विजाइको क्यूटेनियस फिस्टूला की बात करें, यानी सारी यूरिन जो एब्डोमिनल वॉल में से स्किन में से बाहर आ रही है, तो इसको हम ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉज। नेक्स्ट इज सिस्टाइटिस। सिस मीन ब्लैडर, आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर म्यूकोजा। किस वजह से हो सकती है, इकोलाई की वजह से हो सकती है, प्रोटियस, क्लैप्सियला, एंटेरोकोकस, स्टैफिलोकोकस। फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनका यूरिथ्रा जो होता है वो शॉर्ट होता है। सो जब फीमेल्स वाइप करती हैं पीछे से आगे की तरफ पॉटी को, तो उसमें जितने भी जरासीम होते हैं वो यूरिथ्रा के अंदर जा सकते हैं। सो जितनी भी फीमेल्स हैं जब वो अपनी पॉटी वाइप करें तो वो आगे से पीछे की तरफ वाइप करें। इसके अलावा अगर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करें तो बू विच इज़ ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, वेल इसकी वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी नियोप्लाज्म है, डायबिटीज़ है, इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट है, फीमेल जेंडर है, या यूरिनरी ट्रैक की कोई एबनॉर्मलिटी एनाटमिकली ठीक नहीं है, तो इन सारे केसेस में सिस्टाइटिस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या आ सकता है, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिस्यूरिया, सुप्रा प्यूबिक पेन। उसके अलावा हीमाचूरिया आ सकता है। पायरेक्सिया और राइगर्स तब आएंगे जब कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो यूरिन में माइक्रोस्कोपी कराएंगे, पास मिलेगी, यूरिन कल्चर कराएंगे तो हमें ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं, कौन से बग्स हैं। इसके अलावा सिस्टोस्कोपी कराएंगे ताकि हम मैलिग्नेंसी को एक्सक्लूड करें। सो इन्वेस्टिगेशन में माइक्रोस्कोपी, यूरिन कल्चर एंड सिस्टोस्कोपी। ट्रीटमेंट में क्या करना है, वेल जितने भी प्री डिस्पोजिंग कॉज है उसको ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, इम्यूनोसप्रेशन है। अब फीमेल जेंडर को तो ट्रीट नहीं कर सकते, वेल उनकी पॉटी ट्रेनिंग ज़रूर कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देने हैं और एंटीबायोटिक्स देनी है। इनिशियली हम जो है टीएमपी, एसएमएक्स दे सकते हैं विच इज़ ट्राईमेथोप्रिम, सल्फामिथॉक्साजोल या सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, और अगर एक दफ़ा कल्चर रिपोर्ट आ गई तो फिर हमें अपनी एंटीबायोटिक्स चेंज करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट इज़ ए बैक्टीरियल पायोयूरिया, जिसे हम कहते हैं स्टीराइल पायोयूरिया या ए बैक्टीरियल सिस्टाइटिस। अब क्योंकि ए बैक्टीरियल है, स्टीराइल है, तो इसका मतलब इसमें इन्फेक्टिव या पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स नहीं है, लेकिन पायोयूरिया तो इसका मतलब देर इज़ पास इन यूरिन। सो ए बैक्टीरियल पायोयूरिया में क्या होगा, यूटीआई के साइंस होंगे, यूरिन के अंदर पास होगी, लेकिन जब कल्चर करवाएंगे, रिपोर्ट करवाएंगे तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। दिस इज़ कॉल्ड स्टीराइल पायोयूरिया। अब कॉमन कॉजेज़ क्या हैं, यूटीआई था, हमने ट्रीट किया, वो सही तरह ट्रीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट ट्रीटेड यूटीआई। उसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोप्लाज्मा, कार्सिनोमा इन सिट्यू में हो सकते हैं, और हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस में होगा। इसके बाद एक और टर्म है, इट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस या हनर्स अल्सर। ये क्या है, इट इज़ पैनसिस्टाइटिस। यूरिनरी ब्लैडर की जितनी भी लेयर्स हैं उन सारी लेयर्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, इट इज़ इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। मार्क्ड इन्फ्लेमेशन होगी, और जब इन्फ्लेमेशन होती है उसके बाद हीलिंग और फाइब्रोसिस होती है। सो इसके बाद ब्लैडर की फाइब्रोसिस होगी और ब्लैडर जो है वो श्रिंक कर जाएगा, उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, कैपेसिटी छोटी हो जाएगी। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में नॉर्मली जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ही होता है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो अब शॉर्ट हो गई है, ब्लैडर का साइज़ रिड्यूस हो गया। पेन तब होगी जब ब्लैडर स्वेल करेगा, और पेन ठीक तब होगी जब पेशेंट मिक्चुएट करेगा, क्योंकि ब्लैडर सारा फाइब्रोस्ड है, वो जब स्ट्रेच होता है तो उसमें पेन होती है। इसके अलावा सिस्टोस्कोपी करेंगे तो ब्लैडर अल्सर मिल सकते हैं एट द फंडस।
नेक्स्ट इज़ द शिस्टोस्टोमियासिस ऑफ ब्लैडर। ये क्यों होता है? शिस्टोस्टोमिया हीमोटोबियम की वजह से होता है। पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन इजिप्ट और मेडिटेरियन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसमें होता क्या है कि जो शिस्टोस्टोमा हीमोटोबियम है वो स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर इन्वेड होता है। सारे पार्ट्स बॉडी में इन्वेड हो सकते हैं, लेकिन लिवर के अंदर ये फ्लरिश करता है। फिर ये क्या करता है? अगेंस्ट द पोर्टल वेन, अगेंस्ट द प्रेशर ये जाता जाता लिवर में चल जाता है और वहाँ पर ये फ्लरिश होता है। फिर थ्रू आउट बॉडी ये फैल जाता है। अब ये ब्लैडर में जाए तो यहाँ पर कैंसर भी करा सकता है। ब्लैडर कैंसर इन्फ्लामेशन कराएगा। उसके अलावा अगर सिस्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिल सकते हैं? ट्यूबरकल्स मिल सकते हैं, नोड्यूल्स, पैचेस, अल्सरेशंस, पैपिलोमा या फिर कार्सिनोमा मिल सकता है। सो पेशेंट प्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, क्योंकि ब्लैडर जो है बार बार इरिटेट हो रहा है, तो जैसे जैसे वो इरिटेट होता है तो यूरिनेशन की अर्ज होती है। उसके अलावा हीमाचूरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? यूरिनरी एग्जामिनेशन करेंगे, एंटीबॉडीज़ चेक करेंगे एलाइजा के थ्रू या फिर सिस्टोस्कोपी करेंगे। ट्रीटमेंट में प्रेडजिक्वांटल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैडर कैंसर। यूरोलॉजी में ब्लैडर कैंसर जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। फर्स्ट जो होगा वो प्रोस्टेटिक कैंसर है यूरोलॉजी की फील्ड में। ठीक है, तो ब्लैडर कैंसर जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। 60-70 ईयर्स में होगा। इसका इंसिडेंस जो है वो मैन में ज़्यादा है, क्योंकि आदमियों ने जो है वो इंडस्ट्री में काम करना होता है, एनालिन डाई के आसपास होना होता है, स्मोकिंग से रिलेटेड है, ड्रग्स के साथ रिलेटेड है। सो जितने भी इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्यूमर, सो जितने भी इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं वो मैन है। औरतों ने क्या? औरतों ने घर बैठ के पैसे उड़ाने होते हैं। सो इसका इंसिडेंस जो है ब्लैडर कैंसर का ये मैन में ज़्यादा है। ब्लैडर कैंसर की बात करें तो ये है क्या? ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है और एडनो कार्सिनोमा भी हो सकता है। अब 90% ऑफ टाइम जब भी ब्लैडर कैंसर होगा इट्स गोइंग टू बी ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। 5% जो होगा वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा। और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ सम इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन कौन कराएगा? शिस्टोस्टोमियासिस की वजह से, फॉर एग्जांपल शिस्टोस्टोमा हेमाटोबियम। सो जब भी ये बग इन्फेक्ट करेगा तो उसकी वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का। और 2% केसेस में एडनोकार्सिनोमा होता है। एडनोकार्सिनोमा ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम यूरैकल। यूरैकल क्या है? ये रेमिनेंट है, और यही एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट जो है बाद में मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट बनाता है। सो एडनोकार्सिनोमा यहाँ से निकलता है। अब अगर ब्लैडर कैंसर की टियोलॉजी की बात करें तो जैसे कि बताया इंडस्ट्रियल ट्यूमर है, इट्स नोन एज इंडस्ट्रियल ट्यूमर। तो जो एनालिन डाई है उसकी वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, ड्रग्स की वजह से, फॉर एग्जांपल फेनेसिटिन, साइक्लोफॉस्फामाइड या बाकी जितने कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स है, बेंजीडीन, टॉलोडीन, इसके डेरिवेटिव्स। ऑक्यूपेशंस किन किन के साथ ये हो सकता है? कोई रबर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, टेक्सटाइल वर्कर है, डाई वालों में ब्लैडर कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। टायर ट्यूब में, केबल वर्कर्स में, इन सब में ब्लैडर कैंसर होगा। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेशेंट जो होगा बूढ़ा बाबा होगा, जैसे कि बताया 60-70 ईयर्स में हो सकता है। पेनलेस हीमाचूरिया इज़ ऑलवेज अ ब्लैडर ट्यूमर अनटिल प्रूवन अदरवाइज। सो पेनलेस ग्रॉस हीमाचूरिया होगा, वो कहेगा बस खून आ रहा है पेशाब में लेकिन पेन नहीं हो रही। उसके अलावा लट्स हो सकते हैं विच इज़ लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स, और ये मेनली कार्सिनोमा इन सिटियों में होते हैं। उसके अलावा हाइड्रोनेफ्रोसिस, अगर तो इस ट्यूमर ने इरोजन किया है और इरोड कर करके मैस बना दिया है और यूरिटर्स को ब्लॉक कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा? यूरिन पाइलअप होती जाएगी और चलती चलती किडनीज़ के अंदर चल जाएगी, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो सकती है और पेशेंट जो है CKD के साथ प्रेजेंट कर सकता है। पेन जो इस ट्यूमर के अंदर बहुत ज़्यादा रेयर है, पेन नहीं होती, और अगर पेन हो जाए तो इसका मतलब नर्व्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं। कैचिक्सिया जैसे कि कैंसर में होता है, कैंसर कैचिक्सिया पेशेंट जो होगा बिल्कुल पतला सुकड़ा सुकड़ू सा आएगा। इन्वेस्टिगेशन में यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, ग्रॉस हेमाचूरिया, साइटोलॉजी करेंगे और इसमें मिड मॉर्निंग यूरिन लेंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और उसके अंदर मलिग्नेंट सेल्स मिलेंगे। अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ब्लैडर ग्रोथ पता चल जाएगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस है वो तो वो पता चल जाएगा, और लिवर के अंदर जितने मैट्स हैं वो पता चल जाएंगे। सो यहाँ से ये भी पता चलता है कि ब्लैडर ट्यूमर के मैट्स जो होते हैं वो लिवर में जाते हैं। इसके अलावा इंट्रावेनस यूरोग्राफिन करेंगे तो इसमें फिलिंग डिफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ट्यूमर ने ब्लॉक कर दिया यूरेटर्स को और अब पेशेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा सिस्टोस्कोपी करेंगे। सिस्टोस्कोपी जब करेंगे तो वो लोकल एनेस्थीसिया के अंडर करेंगे एंड दिस इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अब ब्लैडर में कौन सी करेंगे? फ्लेक्सिबल भी होती है, रिजिड भी होती है। सबसे पहले हम फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी करेंगे जब भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा हीमाचूरिया के साथ। और अगर हमने सिस्टोस्कोपी की और इसके ऊपर ट्यूमर मिल जाता है तो फिर क्या करेंगे? रिजिड सिस्टोस्कोपी करेंगे अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया। और फिर क्या करेंगे? TURBT विच इज़ ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर।
सो हमने क्या किया, पेशेंट प्रेजेंट किया हीमेचूरी के साथ, हमने उसकी फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी की अंडर लोकल एनेस्थीसिया, ट्यूमर मिल गया तो फिर हमने अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया रिजिड सिस्टोस्कोपी की और ब्लैडर के अंदर जो ट्यूमर था उसकी हमने रिसेक्शन कर दिया। अब क्योंकि हम यूरेथ्रा से आए हुए हैं तो इसीलिए हम कहेंगे दिस इज ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर, TURBT। अब अगर इसके TNM स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले TX यानी एसएस हम नहीं कर सकते, या पेशेंट में ब्लैडर नहीं है या कोई और सर्जरी या एनाटमी बिगड़ी पड़ी है, बहरहाल हम असेस नहीं कर सकते किसी तरह। सो TX नॉट का मतलब है कि हमने असेस करने की पूरी कोशिश की, असेस कर लिया, लेकिन हमें कोई ट्यूमर नहीं मिला। TA का मतलब है नॉन इन्वेजिव पेपिलरी कार्सिनोमा है। TIS का मतलब है कार्सिनोमा इन सिटियो है, इसने अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन को इवेड नहीं किया। T1 का मतलब है सब एपिथेलियम है, कनेक्टिव टिश्यू को इसने इन्वेड कर दिया। T2 का मतलब है मसल्स को इन्वेड कर दिया, इस केस में ड्यूटरस मसल होंगे। T3 का मतलब है कि पेरीवेजिकल फैट, जो ब्लैडर के आसपास फैट चढ़ा हुआ है, यहाँ तक ट्यूमर आ गया। T3A का मतलब है माइक्रोस्कोपिक पेरीवेजिकल फैट है। T3B का मतलब है कि मैक्रोस्कोपिक पेरीवेजिकल फैट है। उसके बाद T4 को हम A और B में करते हैं। T4A का मतलब है प्रोस्टेट, यूरिटर या फिर बावल को इसने इन्वेड कर दिया है, और T4B का मतलब है कि ये पैल्विक या एब्डोमिनल कैविटी तक पहुंच गया है। तो अगर जल्दी से रिवाइज करें, TX का मतलब कैन नॉट बी असेस्ड, T0 का मतलब नो ट्यूमर, TA का मतलब पेपिलरी कार्सिनोमा, TIS का मतलब कार्सिनोमा इन सिटियो, T1 का मतलब सब एपिथेलियम, T2 का मतलब मसल्स, ड्यूटरस मसल, T3A का मतलब माइक्रोस्कोपिक पेरीवेजिकल फैट, T3B का मतलब मैक्रोस्कोपिक पेरीवेजिकल फैट, T4A का मतलब प्रोस्टेट, यूरिटर या बावल, T4B का मतलब पैल्विक या एब्डोमिनल वॉल। इसी तरह लिम्फ नोड्स भी देखेंगे। NX का मतलब है कैन नॉट बी असेस्ड। इसके बाद आता है एन नॉड का मतलब है कि हमने ट्राई की, हमें कोई लिम्फ नोड नहीं मिला। N1 का मतलब मैट्स हैं सिंगल लिम्फ नोड और उसका साइज जो है वो 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक है। N2 का मतलब लिम्फ नोड्स तक मैट्स आ गए हैं और उनका साइज लिम्फ नोड्स का 2 से 5 सेंटीमीटर है। N3 का मतलब मैट्स लिम्फ नोड में आ गए और साइज जो है वो ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर है। सो अगर जल्दी से रिवाइज करें, NX कैन नॉट बी असेस्ड, एन नॉड नो लिम्फ नोड, N1 0 से 2 सेंटीमीटर, N2 2 से 5 सेंटीमीटर, N3 ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा मैट्स की बात करें, MX कैन नॉट बी असेस्ड, M नॉड नो मैट्स, M1 का मतलब है यस डिस्टेंट मैट्स आर प्रेजेंट। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वेल अगर सुपरफिशियल है तो इसकी और ट्रीटमेंट है। सुपरफिशियल में क्या क्या आ सकते हैं, TA और T1। TA का मतलब है कि पेपिलरी कार्सिनोमा, और T1 का मतलब है कि सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू तक ही है। तो इस केस में क्या करेंगे, TURBT विच इज़ ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। फिर ये पीस रिसेक्ट कर लेंगे और इस पीस को हम लैब भेजेंगे हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, ताकि डायग्नोसिस और स्टेजिंग और ग्रेडिंग ट्यूमर की कर सकें। अब ये ट्यूमर जो है ये बहुत ज़्यादा रिकरेंट है, तो फिर क्या करेंगे, पेशेंट की बार बार सिस्टोस्कोपी करेंगे अंडर लोकल एनेस्थीसिया। और अगर ट्यूमर दोबारा मिल जाता है तो इसके इसमें दोबारा ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर करेंगे। इसके बाद अगर बात करें लो रिस्क सुपरफिशियल ट्यूमर्स की, तो उन्हें हम ट्रीट करेंगे ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर के साथ विद द माइटोमाइसिन C इंस्टॉलेशन। और अगर इंटरमीडिएट रिस्क है तो इस केस में 6 साइकिल्स करेंगे माइटोमाइसिन C की, करेंगे यही TURBT विद 6 साइकिल्स ऑफ माइटोमाइसिन C। और अगर हाई रिस्क है, ये ग्रेडिंग की बेस पे हमें पता चल रहा है जो हमने हिस्टोपैथो लैब भेजी है, और अगर हाई रिस्क है तो इस केस में 6 साइकिल्स करेंगे BCG की। नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बैसिलस कैलमेट गिरान, और इसके जो हैं वो कुछ एंटी ट्यूमर इफेक्ट्स हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करता है जिसकी वजह से इरिटेटिव ब्लैडर सिम्टम्स आ सकते हैं। तो हम हाई रिस्क सुपरफिशियल ट्यूमर्स की बात कर रहे थे और इसमें हमने सबसे पहले ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर की है, उसके बाद 6 साइकिल्स हमने किए हैं BCG के। और इसके अलावा या तो ट्यूमर हमारे पास हाई ग्रेड है, फॉर एग्जांपल T1 G3 का मतलब है बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड डिस्प्लास्टिक है, हिस्टोलैब ने इसको बताया, और T1 का मतलब है कि सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू तक है, बहुत ज़्यादा हाईली डिस्प्लास्टिक है और हाईली रिकरेंट है, तो हम रेडिकल सिस्टेक्टमी भी कर सकते हैं। सिस्टेक्टमी का मतलब है ब्लैडर उड़ा देना, रेडिकल का मतलब है कि हर चीज़ जड़ से उखाड़ देना, इसके आसपास जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी उड़ा देना। फॉर एग्जांपल ब्लैडर के साथ साथ पेरीवेजिकल फैट, लिम्फ नोड्स, प्रोस्टेट, प्रॉक्सिमल यूरिथ्रा, हर चीज़ जो है इसमें उड़ा देंगे। इसके अलावा अगर बात करें कार्सिनोमा इन सिटियो की, तो ये फ्लैट होता है, नॉन पेपिलरी, हाई ग्रेड यानी एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है जो कि यूरोथीलियम तक ही लिमिटेड है। इन सिटियो का मतलब है इसने अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इन्वेड नहीं की, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस जो होगी वो रेड और वेलवेटी होगी। हाईली एग्रेसिव है और रिकरेंट रेट जो है इसका बहुत ज़्यादा है, 50% टाइम ये रिकर हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, TURBT विच इज़ ट्रांसयूरेथ्रल
रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर, और उसके बाद BCG देंगे। अब BCG क्या है? अगेन इसके एंटी ट्यूमर इफेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन भी कॉज करता है जो कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल इरिटेटिव ब्लैडर सिम्टम्स आ सकते हैं, और लेकिन अल्टीमेटली ये क्या करेगा? ट्यूमर रिकरेंस को कम करेगा। अब जो पेशेंट नॉन रिस्पॉन्डर्स हैं, जो BCG को रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे, तो फिर उनमें क्या करेंगे? रेडिकल सिस्टेक्टमी, ब्लैडर उड़ा देंगे और साथ बाकी जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे उड़ा देंगे। इसके बाद बात करें T2 और T3 डिजीज़ की। T2 का मतलब कि ड्यूटरस मसल तक है, T3 में दोनों आ जाएंगे, T3A भी T3B भी, यानी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक ट्यूमर इन पेरिविजाइकल फैट। इनको किस तरह ट्रीट करेंगे? इनकी ट्रीटमेंट में हम रेडिकल सिस्टेक्टमी करेंगे, सारा ब्लैडर उड़ा देंगे और साथ बाकी जितनी चीज़ें उनको भी उड़ा देंगे। फॉर एग्जांपल पेरिविजाइकल फैट हो गए, लिम्फ नोड्स हो गए, प्रोस्टेट हो गया, प्रॉक्सिमल यूरिथ्रा हो गया, हर चीज़ उड़ा देंगे। विमेन के अंदर हम एंटीरियर वेजाइनल वॉल भी उड़ा सकते हैं, और अगर हम एंटीरियर वेजाइनल वॉल को उड़ा देंगे, इट इज़ कॉल्ड एंटीरियर एक्सेंट्रेशन। इसके बाद जब हमने ब्लैडर रिमूव कर दिया तो पीछे से तो यूरिन आ रही है, किडनी ने प्रोड्यूस की, यूरिटर में गई, आगे से ब्लैडर नहीं है, तो फिर इस यूरिन का अब क्या करें? इसकी हम यूरिनरी डाइवर्जन करते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे? इन यूरिटर को हम आइलियम के अंदर ठूंस देंगे। सो हम यूज़ करेंगे आइलियम को एज अ कंडुइट। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम, जिजोनम, आइलियम, आइलियम के अंदर हम यूरिटर डाल देंगे और इसको हम कहेंगे दिस इज़ स्टूडर्स पाउच। और अगर यही हरकत हम कोलॉन के साथ कर देते हैं तो हम कहेंगे दिस इज़ इंडियाना मेंस पाउच। सो इसमें हमने क्या किया है कि यूरिटर को आइलियम के अंदर ठूंस दिया या कोलॉन के अंदर ठूंस दिया है, और फिर इस आइलियम को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। आइलियम ऐसे 24 घंटे लटक रही होती है, इसे कहते हैं स्टोमा बना दिया है, और फिर इसके साथ बैग लगा देते हैं जिसमें यूरिन जो है वो कलेक्ट होती रहती है। तो अगर इस आइलियम को हम स्टोमा ना बनाएं, इसको हम एज अ ब्लैडर यूज़ करें, हम इसका एक नया ब्लैडर बना दें आइलियम या कोलॉन का, तो उसे हम कहेंगे कि नियो ब्लैडर है। सो यूरिनरी डाइवर्जन किस तरह कर सकते हैं? हम इसमें स्टूडर्स पाउच बना सकते हैं, इंडियाना मेंस पाउचेस बना सकते हैं, या फिर नियो ब्लैडर बना सकते हैं आइलियम और कोलॉन का। अब ऐसे पेशेंट जो कि सर्जरी के लिए अनफिट हैं, या ऐसे पेशेंट जो कहते हैं कि नहीं जी हमने रेडिकल सिस्टेक्टमी के बाद यूरिनरी डाइवर्जन नहीं करानी, हमारे 24 घंटे जो है वो स्टोमा लटक रहा होगा या बैग लगा होगा, तो हमने ये नहीं कराना, तो फिर उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए रेडिकल रेडियोथेरेपी करेंगे, यानी एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। अब इसमें जो सर्वाइवल है वो थोड़ा है, सर्जरी में ज़्यादा है लेकिन रेडियोथेरेपी में सर्वाइवल कम है। लेकिन एक फ़ायदा है कि ब्लैडर प्रिजर्व हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो लेस हैं। सो सर्वाइवल भी लेस है और कॉम्प्लिकेशंस भी लेस हैं। फिर फाइनली बात आती है T4 डिज़ीज़ की, एडवांस डिज़ीज़ की। इसमें जिसमें ट्यूमर इन्वेड कर जाए या प्रोस्टेट, यूट्रस या फिर बावल को, ये T4A है, और अगर पेल्विक और एब्डोमिनल वॉल को इन्वेड कर जाए तो ये T4B है। तो T4 डिजीज़ में मेनली क्या करेंगे? कैंसर को ट्रीट करेंगे कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से और पैलिएटिव सर्जरी से। इसमें कोई रेडिकल करने का फ़ायदा नहीं है अब, क्योंकि मेट्स जो हैं वो फैल चुके हैं, कैंसर जो है वो इसको सबको इन्वेड करके प्रोस्टेट, बावल तक आ चुका है, एब्डोमिनल वॉल तक आ चुका है। सो इसमें सिर्फ पैलिएटिव सर्जरी करेंगे ताकि पेशेंट को जो है वो थोड़ा सिम्टम फ्री करें। क्या क्या कर सकते हैं? कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, पैलिएटिव सर्जरी, और पेशेंट के साथ ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर, या फिर इसमें सैल्वेज सिस्टेक्टमी कर सकते हैं ताकि जितने भी सिम्टम्स है, पेन और हीमाचूरिया, हम उसे कंट्रोल कर लें। इस सब सिनारियो में हमने बात की कि हम कीमोथेरेपी कर सकते हैं। कौन सी कीमोथेरेपी कर सकते हैं? MVAC, जो कि मीथोट्रेक्सेट, विनब्लास्टीन, एड्रियामाइसिन और सिस्प्लास्टिन है। इसके अलावा बोन मैट्स अगर हो गया तो उसमें रेडियोथेरेपी करेंगे ताकि पेशेंट को बोन पेन से फ्री करें। प्रोग्नोसिस, सुपरफिशियल ट्यूमर्स का 5 ईयर सर्वाइवल 75% है, और जिन ट्यूमर्स ने मसल को इन्वेड कर लिया है उनका 5 ईयर सर्वाइवल सिर्फ 10% है। इसके अलावा बात करें यूरिनरी डाइवर्जन आफ्टर सिस्टेक्टमी की, थोड़ी सी बात कर लिया, बाकी डिटेल यहाँ पे करते हैं। काफ़ी मेथड्स है। फॉर एग्जांपल आइलियम को यूज़ कर सकते हैं जो कि इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसे हम कहेंगे आइलियल कंडुइट बना दिए, या फिर ब्लैडर की रिकंस्ट्रक्शन, नया ब्लैडर बना सकते हैं जिसे हम कहेंगे नियो ब्लैडर, या फिर यूरिट्रोसिग्मोइडोस्कोपी। सिंपल जो यूरिटर्स हैं उन्हें हम सिग्मोइड कोलॉन के अंदर ठूंस दें, इम्प्लांट करते हैं। सबसे पहले आइलियल कंडुइट की बात करें, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर, सिंपल है, लेस कॉम्प्लिकेशंस है, और इसमें सिंपली करना क्या है कि डुओडेनम, जिजोनम, आइलियम, जो थर्ड पार्ट है इंटेस्टाइन का, उसका 15 सेंटीमीटर लंबा पीस ले लेना है, और फिर क्या करना है? उसके अंदर यूरिटर ठूंस देने। अब ये जो पीस लेना है इसको उसकी मिजेंट्री के साथ लेना है ताकि ये वाइबल रहे, इसकी ब्लड सप्लाई इसको मिलती रहे। तो अब तक किया क्या है कि आइलियम के अंदर हमने
यूरेटर्स को ठूंस दिया, फिर इस आइलियम को हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे और इसका स्टोमा बना देंगे। सो उसके साथ फिर क्या करेंगे, यूरिन बैग लगा देंगे। राइट आइलिक फोसा के अंदर 24 घंटे एक स्टोमा लटक रहा होगा जिसे हम कहेंगे दिस इज़ एलियोस्टमी, और बैग लगा देंगे और यूरिन उसके अंदर कलेक्ट होती रहेगी। इसके बाद बात आती है ब्लैडर रिकन्स्ट्रक्शन की, जिसे हम कहते हैं नियो ब्लैडर। खुद से एक नया ब्लैडर बनवाया हुआ है, किस तरह बना सकते हैं, आइलियम को भी यूज़ कर सकते हैं, कोलोन को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आइलियम को हम यूज़ करें तो हम इसे कहेंगे स्टूडर्स पाउच, और अगर कोलोन को यूज़ करें, असेंडिंग कोलोन इस केस में, तो इसे कहेंगे इंडियाना मैनिस पाउच। अब होता क्या है कि इसमें आइलियम के अंदर ही हम यूरेटर ठूंस देते हैं, लेकिन आइलियम का स्टोमा नहीं बनाते, उसे एज अ ब्लैडर यूज़ करते हैं। और यूरेटर्स को इस तरह ठूसते हैं, इस तरह इम्प्लांट करते हैं कि उन्हें एंटी रिफ्लक्स टेक्निक में डालें, एक एंगल में डालें कि रिफ्लक्स बार बार पीछे ना हो। फिर क्या करेंगे, इसका ये जो पाउच बना है, जो खुद से ब्लैडर बना है, दूसरी साइड से इसको यूरिथ्रा के साथ जोड़ देंगे। पीछे से इसके अंदर यूरेटर डले हैं, आगे से ये यूरिथ्रा के अंदर कंटिन्यू कर रहा है। इसके बाद थर्ड मेथड है जिसे हम कहेंगे यूरोटेरो सिग्मोइडोस्टमी। अब सिग्मोइड कोलोन को हमने इसमें यूज़ किया, इसीलिए हम कहते हैं सिग्मोइडोस्टमी। यूरिटेरो मीन्स यूरिटर इसके अंदर इम्प्लांट कर दिए। सो सिंपली यूरिटर्स लेकर सिग्मोइड कोलोन के अंदर इम्प्लांट कर देंगे, और जो यूरिन है वो स्टूल्स के साथ बाहर निकलेगी। यानी सिंपल वर्ड्स में जो यूरिनरी ट्रैक है उसको हमने फीकल रूट के साथ जोड़ दिया। अब इसकी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि जितना भी फीकल मैटर पड़ा है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, डर्टी है, जर्म से भरा हुआ है। तो रिफ्लक्स अगर यूरिन का हो के वापस इस ट्रैक के अंदर आ जाए तो सारी इन्फेक्शन जो है वो फैल जाएगी, यूरिटर्स के अंदर चल जाएगी, पाइलोनेफ्राइटिस हो जाएगा, पेशेंट सीकेडी के साथ प्रेजेंट कर सकता है। सो अगर रिफ्लक्स होगा यूरिन का तो पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है, दैट्स बिकॉज ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड एंड यूरिया फ्रॉम द गट। अब ये जितनी यूरिन है इसके अंदर क्लोराइड और यूरिया थे, गट इन सबको एब्जॉर्ब कर लेगी और पेशेंट जो है दोबारा क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, और एडनोकार्सिनोमा 15 से 20 साल बाद होगा। ओके, नेक्स्ट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसका मतलब यूरिन जो है वो खुद ब खुद बह रही है। सो इट इज़ इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन, और इसकी वजह से काफ़ी सोशल प्रॉब्लम्स, हाइजीन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन में ट्रू इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, इन सब का मिक्सचर हो सकती है विच इज़ कॉल्ड मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस, या फिर ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। कॉजेज़ क्या है, ड्यूटस मसल इंस्टेबिलिटी, और अगर ये हुआ तो दिस इज़ गोइंग टू बी अर्ज इनकॉन्टिनेंस। जेन्युइन स्ट्रेस कॉन्टिनेंस हो सकती है, ये स्ट्रेस कॉन्टिनेंस में आएगा। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, वेल जब ब्लैडर बहुत ज़्यादा फुल हो जाएगा तो यूरिन जो है आहिस्ता आहिस्ता ड्रिबल करना स्टार्ट कर देगी, और फिस्टूला वगैरह हो सकता है, जो कि हमारे पास ट्रू इनकॉन्टिनेंस आएगा। अब इन सबको देखते हैं होता क्या है। ट्रू इनकॉन्टिनेंस की बात करें तो इसमें कंप्लीट लैक ऑफ कंट्रोल होगा, हमारे कंट्रोल में, हमें फील ही नहीं हो रहा कि यूरिन आ रही है, यूरिन नहीं आ रही, बस यूरिन जो है वो हर वक्त ड्रिबल करती रहेगी, कतरे बहते रहेंगे। सो देयर इज़ कंप्लीट लैक ऑफ कंट्रोल एंड द यूरिन इज सीन ड्रिबलिंग। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, वजाइको वजाइनल फिस्टूला, फिस्टूला बन गया बिटवीन ब्लैडर एंड वजाइना, और वजाइना में से यूरिन जो है वो ड्रिपल करती रहेगी और हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये क्यों होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में हो सकता है, या फिर कोई आयाट्रोजेनिक इंजरी है, या पैल्विक सर्जरी हुई है उसके बाद हो सकता है। एक्टोपिक यूरिटर ओपनिंग, यूरिटर जो है बजाय इसके कि वो ब्लैडर में ओपन हो, वो ओपन हो गया है डिस्टल टू द स्फिंक्टर। अब उस स्फिंक्टर का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, यूरिन जो है वो खुद ही ड्रिबल होती रहेगी, और हम लोग जो होंगे अनअवेयर होंगे और इसके ऊपर कोई कंट्रोल हमारा नहीं होगा। या फिर ब्लैडर एक्जिस्ट्रॉफी, ना एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ना एंटीरियर वॉल ऑफ ब्लैडर है, यूरिन जो है वो 24 घंटे ड्रिबल किए जा रही है। सो इन केसेस में इसे कहेंगे दिस इज़ ट्रू इनकॉन्टिनेंस, हमारा कोई कंट्रोल है इसके ऊपर नहीं, और यूरिन जो होगी वो ड्रिबल करती रहेगी। नेक्स्ट इज डिट्रस इंस्टेबिलिटी। डिट्रस मसल जो होगा वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, और वो खुद ब खुद जो है कंट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, थोड़ी सी फीलिंग होगी, ड्यूटरस मसल कंट्रैक्ट कर देगा। ये किस केस में हो सकता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर्स में हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सैक्रल रीजन होता है वहाँ पर मिक्चुएशन सेंटर होता है, जो कि कंटिन्यूसली इनहिबिटरी सिग्नल्स भेज रहा होता है ब्लैडर को कि वो थोड़ा रिलैक्स कर जाए। जब इस सेंटर को इंजरी हो जाएगी तो ये इनहिबिटरी सिग्नल सारे बंद हो जाएंगे, और ब्लैडर जो है वो ओवर एक्टिविटी में चल जाएगा, जिसे हम कहेंगे ड्यूटरस मसल ओवर एक्टिविटी। और थोड़ा सा फेल होगा तो यूरिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, यूरिन की अर्ज जाएगी, इट प्रेजेंट्स एज अर्ज इनकॉन्टिनेंस, और फिर उसके बाद यूरिन जो है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगी। सो लीकेज होगी एंड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू वॉइड, दिस इज़ कॉल्ड अर्ज इनकॉन्टिनेंस।
तो अगर कॉजेज़ देखें किन किन कॉजेज़ में अर्ज इनकॉन्टीनेंस हो सकती है, तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है, अगेन जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, मल्टीपल सैक्लरोसिस में हो सकता है, पार्किंसनिज्म में हो सकता है, और आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में हो सकता है। तो इन सारे केसेस में अर्ज इनकॉन्टीनेंस होगी। इसके अलावा ब्लैडर की अगर इन्फ्लेमेशन हो तो उसमें भी ड्यूट्रस इंस्टेबिलिटी हो सकती है। इसको किस तरह डायग्नोज करेंगे? इसको डायग्नोज करेंगे यूरोडायनेमिक स्टडी में। सो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैफ़ीन नहीं लेनी, बेवरेजेस फिजी ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेने, और कोशिश करें कि हर 2 से 3 घंटे के बाद वॉइड करें, हर 15 मिनट बाद ना भाग जाएं। इसके अलावा जैसे ही शाम हो जाए फ्लूइड इंटेक को कम कर दें। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल टोल्ट्रोडीन, फेस्टोडीन, ऑक्सीब्यूटाइनिन। ये क्या करेंगी? ओवर एक्टिविटी को कम करेंगे। टीसी एंटी डिप्रेसेंट्स ले सकते हैं। डेस्मोप्रेसिन विच इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इससे यूरिन ही थोड़ी बनेगी, वाटर सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फिर अर्ज भी नहीं आएगी। इसके अलावा अगर कोई और कॉज है, जिस तरह आपने कहा कि बाकी पैथोलॉजी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं, बीपीएच है, कोई स्टोन है, तो उसे रिमूव कर दे। और फाइनली क्या कर सकते हैं? बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा सकते हैं, इंट्रावेजाइकल इंजेक्शन ऑफ बॉटुलिनम टॉक्सिन विच इज़ एंटीकोलिनर्जिक। इसके बाद इनकॉन्टीनेंस की एक और टाइप होती है जिसे कहते हैं जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस। अब इसमें होता क्या है कि ड्रॉप्स ऑफ यूरिन जो हैं वो बहना शुरू हो जाते हैं जब पर्सन स्ट्रेस में जाता है। स्ट्रेस में क्या हो सकता है? इंटर एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ करे, फॉर एग्जांपल जैसे बंदा जोर लगाए, कॉन्स्टिपेशन हो, स्ट्रेनिंग हो, कफ हो, स्नीजिंग हो, वेट उठाए। तो सिंपल इसका सिनेरियो ये है कि कोई बाबा जी है, उसने ज़ोर से छींका है और नीचे से 2 कतरे जो हैं वो निकल गए यूरिन के। दिस इज़ जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस। ये होता क्यों है? दैट्स बिकॉज ऑफ स्फिंक्टर वीकनेस। इसके अलावा स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस एल्डरली पीपल के अंदर होगा, लेडीज़ के अंदर होगा, और ऐसी लेडीज़ जिनके अंदर मल्टीपैरिटी एक से बहुत ज़्यादा बच्चे हों, उनके स्फिंक्टर जो होते हैं वो खिंच खिंच के वीक हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे मैन जिनकी प्रोस्टेट सर्जरी हो, उनमें भी जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस होती है। ट्रीटमेंट क्या है स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस की? जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस की बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिन्हें हम कीगल्स एक्सरसाइजेस कहते हैं, और अगर फीमेल्स हैं तो वजाइना के अंदर पैसरीज डाल सकती हैं, और अगर ये सारे मेजर्स फेल हो गए तो टीवीटी कर सकते हैं विच इज़ ट्रांस वजाइनल टेप्स, या फिर कॉल्पो सस्पेंशन कर सकते हैं, ये मेल्स में करेंगे, या फिर बल्किंग एजेंट्स जो है वो इंजेक्ट कर देंगे यूरिथ्रा के अराउंड। सो पेरी यूरिथ्रल इंजेक्शन ऑफ बल्किंग एजेंट्स हो सकता है, या फिर आर्टिफिशियल स्फिंक्टर लगा सकते हैं। इसके अलावा ओवरफ्लो इनकॉन्टीनेंस होती है, इसे कहते हैं फॉल्स इनकॉन्टीनेंस। इसमें वैसे कोई इनकॉन्टीनेंस नहीं होती, बस ब्लैडर जो है वो ओवर फिल हो जाता है, और इतना ज़्यादा फिल हो जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता यूरिन जो है टपकने लग जाती है। तो इसमें क्या हो सकता है सिनेरियो कि कोई बीपीएच का पेशेंट था, वो अन्नेवा पानी पी के सो गया, सुबह उठा है तो बेड के ऊपर थोड़ी सी यूरिन है। इसमें हुआ क्या है कि इनवॉलेंट्री लॉस है यूरिन का बिकॉज ऑफ ओवर डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर, और कॉजेज़ क्या हैं? बीपीएच हो सकता है, यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर हो सकता है। एग्जामिनेशन करेंगे तो ब्लैडर जो है डिस्टेंडेड है, इसी वजह से ही ओवरफ्लो हुआ है। नाउ दिस इज़ कॉल्ड फॉल्स इनकॉन्टीनेंस, और इसको कंफर्म करेंगे अल्ट्रासाउंड पर। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरोपैथिक ब्लैडर का, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल ब्लैडर। अब इसमें सारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ब्लैडर या जो स्फिंक्टर है वो उसमें न्यूरोपैथीज होती हैं। अब न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? वेल, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है जो सैक्रल एरिया, क्योंकि सैक्रल एरिया के अंदर मिक्चुएशन सेंटर होता है, और ये मिक्चुएशन सेंटर कंटिन्यूसली इनहिबिटरी सिग्नल भेज रहा होता है ब्लैडर को। जब यहाँ पर इंजरी हो जाएगी तो क्या होगा? न्यूरोपैथिक ब्लैडर हो जाएगा। इसके अलावा डायबिटीज़ की माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसके अंदर सारी नर्व्स जो हैं वो फारिग हो जाएंगी, या मल्टीपल सैक्लरोसिस, इसके अंदर भी जो है वो यूरिनेशन हो सकती है। अब टाइप्स क्या हैं? वेल, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक जिसमें इंजरी हो अबव द T12 सेक्शन, और दूसरा जिसमें स्पाइनल सैक्रल सेंटर में इंजरी हो। अगर तो इंजरी अबव T12 लेवल होगी है तो इसे हम कहेंगे दिस इज़ अपर मोटर न्यूरॉन ब्लैडर, और अगर इंजरी सैक्रल लेवल पर होगी है S1, S2, S3 जहाँ पर मिक्चुएशन सेंटर था, तो इसे हम कहेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन ब्लैडर। अपर मोटर क्यों कह रहे हैं, लोअर मोटर क्यों कह रहे हैं? जिस CNS में अपर मोटर में सारी स्पास्टिसिटी हो जाती है, लोअर मोटर में सारी फ्लैसिडिटी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जो अपर मोटर न्यूरॉन ब्लैडर है जहाँ पे T12 से ऊपर इंजरी हुई है, उसमें स्पास्टिक ब्लैडर हो जाएगा, रिफ्लेक्स ब्लैडर होगा, और जो लोअर मोटर न्यूरॉन है उसमें फ्लैसिड ब्लैडर होगा। अगर सबसे पहले बात करें स्पास्टिक या रिफ्लेक्स ब्लैडर की, ये क्यों होगा? वेल, जब T12 से ऊपर इंजरी हुई है तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ डिस्कनेक्ट हो गया, और स्पाइनल कॉर्ड वो था जिसने बार बार स्फिंक्टर को रिलैक्स करना था। इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लैडर स्पाज्म में चला जाएगा और हाइपर रिफ्लेक्सिव ब्लैडर होगा।
अब दूसरी बात, इसमें जो रिफ्लेक्स होगा वो इंटैक्ट होगा। रिफ्लेक्स जो भी है वो डिटरमिन करता है स्पाइनल सेंटर। अगर तो स्पाइनल सेंटर इंटैक्ट है तो इसका मतलब रिफ्लेक्स भी इंटैक्ट है। स्पाइनल सेंटर ठुक गया है तो इसका मतलब रिफ्लेक्स जो है वो भी ठुक गया है। और जो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप होती है उसमें इंजरी कहाँ होती है, सैक्रल में, S1 2 3। सो इसमें स्पाइंस जो है वो ठुक गई हैं, क्योंकि स्पाइनल मिक्चुएशन सेंटर इसमें ख़राब हो गया तो रिफ्लेक्स भी ख़राब होगा। सो जो लोअर मोटर न्यूरॉन ब्लैडर है, जो फ्लैसिड ब्लैडर है, इसमें रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट, रिफ्लेक्सेस आर डेस्ट्रॉयड, और ब्लैडर की टोन रिड्यूस हो जाएगी, एटोनिक और फ्लैसिड ब्लैडर होगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, न्यूरोपैथिक ब्लैडर के किसी भी कॉज से हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, अबव लो हो सकती है, डायबिटिक हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो जितने भी न्यूरोपैथिक ब्लैडर है इसमें यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंड हो जाएगा, यूरिन ड्रिबल करेगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है बिकॉज ऑफ द बैक पुलिंग ऑफ द यूरिन, और इवेंचुअली पेशेंट CKD के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ट्रीटमेंट में क्या होगा, जितनी यूरिन है उसको बाहर निकाल देंगे, सो ड्रेन द यूरिन। और ट्रीटमेंट का दूसरा गोल क्या होगा, अवॉइड इन्फेक्शन। सो अगर मेन स्ट्रेट ट्रीटमेंट की बात करें तो दिस इज़ CISC विच इज़ क्लीन इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन। अब होगा क्या, इसमें एक पेशेंट फोली लेगा या कैथेटर लेगा और सेल्फ कैथेटराइजेशन अपने आप को खुद फोली लगा देगा, और इसको कहेंगे दिस इज़ नेलेटन। तो फिर CISC में पेशेंट अपने आप को बार बार कैथेटर लगाएगा, जब सारी यूरिन निकल जाएगी तो फिर वो कैथेटर बाहर निकाल देगा, और हर 3-4 घंटे बाद यही करेगा, जब ब्लैडर फिल होगा कैथेटर लगा देगा, ब्लैडर एम्प्टी होगा तो कैथेटर निकाल देगा। इस तरह जो है बैक प्रेशर वो डेवलप नहीं होगा। हाँ, कुछ पेशेंट जो ये नहीं कर सकते हैं, अनविलिंग है, तो वो क्या कराएंगे, लॉन्ग टर्म सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। वही जिसके अंदर पहले हमने नीडल घुसाड़ी थी, उसके बाद ट्रोकार घुसाड़ा था, फिर वहाँ पर हमने फोली डाल के उसको फुला दिया था और सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन कर दी थी। सो दो काम कर सकते हैं, या CISC या सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन, इन दोनों के सेम गोल्स हैं। इसके अलावा UTIs जो हैं वो कॉमन हो सकते हैं, और अगर फेब्राइल इन्फेक्शन है, UTI बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया, सिस्टेमिक हो गया, तो इस केस में एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके दो गोल थे, ड्रेन द यूरिन एंड अवॉइड इन्फेक्शंस।